everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all on my YouTube channel. Students, today we will be starting a new chapter, that is chapter number 15, Management of Cash. Why we should manage cash, what is the meaning of cash, and what are the techniques of managing the cash. So we will be discussing all the topics in detail. So students, this is the first lecture and there will be two other lectures also to complete this particular chapter. So let's start the topic. So what will be the learning objectives after attending this particular lecture? आपको क्या सीखने को मिलेगा? First of all, you will get to know what is the meaning of cash. Why we hold cash? हमें कैश रखना क्यों जरूरी है इन्वेंट्री के तौर पे? उसके क्या क्या पर्पज हैं? और कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि इस चैप्टर का मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम क्यों कैश मैनेज करना चाहते हैं, वाई कैश शुड बी मैनेज्ड, ऑप्टिमम कैश क्यों होना चाहिए, उसके बाद लेवल ऑफ कैश जो है वो कितना होना चाहिए, इसको कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैश आपको ज्यादा या कम चाहिए होता है। लास्ट में हम लोग कैश मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स हैं या मेथड है उनमें से एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे, दैट इज कैश बजट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल, बी विद मी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट? देखिए, हमने जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया था, इससे पहला जो टॉपिक हमने किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था वो हमने बताया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिसाइड द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का ऑप्टिमम अमाउंट कैसे निकलेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अपने आप में तो कुछ नहीं होती। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो कुछ इंडिविजुअल जो करंट एसेट्स होती हैं उनका जोड़ होता है। उन इंडिविजुअल एसेट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहली आइटम कैश या बैंक बैलेंस, फिर आपके डेटर्स हो गए और लास्ट में आपकी इन्वेंट्री हो गई। तो इन तीन चीजों को हम लेकर के चलते हैं। तो इन तीनों इंडिविजुअल आइटम्स को ही आपको इंडिविजुअली डील करना होता है। इन तीनों की आप इंडिविजुअली ऑप्टिमम अमाउंट निकाल लोगे, फिर उनके ऑप्टिमम अमाउंट के जोड़ को हम क्या बना देंगे, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आज सबसे पहले हम लोग कैश को डील कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो डेटर्स को या रिसीवेबल्स को कैसे डील करना है, और लास्ट में इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। तो तीन अलग अलग चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर कैश से रिलेटेड है, तो हाउ टू डिसाइड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डेटर्स क्या होंगे, कितना आपको छूट देना चाहिए, कितने डेटर्स होने चाहिए, और लास्ट में ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री ना तो ज्यादा हो ना इन्वेंट्री कम हो, एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए इन्वेंट्री का। तो इनको सबको हम वन बाय वन डील करेंगे। तो ये हमें पता लगा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर इंडिविजुअली आपको हर एक एसेट को मैनेज करना होता है। तो हर एक कंपोनेंट आप इंडिविजुअली हैंडल करोगे। तो इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, कैश को लेके चल रहे हैं। तो कैश का ऑप्टिमम अमाउंट कैसे निकलेगा, इसको हम डील कर रहे हैं। तो कैश जो दोस्तों, कैश जो है वो सबसे मोस्ट लिक्विड करंट एसेट होती है। सबसे ज्यादा अगर लिक्विडिटी की बात करें तो वो कैश में मिलती है, उसके बाद फिर वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज और आगे इन्वेंट्री और डेटर्स में आ जाती है। तो सबसे लिक्विड एसेट है। बाकी जो आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो रिसीवेबल है, डेटर्स हैं या इन्वेंट्री है, वो अल्टीमेटली कैश में ही कन्वर्ट होती है। तो कैश बहुत जरूरी है। जो भी मारामारी हो रही है, हम जो पूरा बिजनेस चला रहे हैं, वो अल्टीमेटली हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। सब पैसों की मारामारी है। तो कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीजें आपको कैश से ही पूरी होंगी आपकी। जो भी आप वेजेस की पेमेंट करते हो, जो भी आप कोई सामान खरीदते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, हर एक को कैश चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कैश का एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। ऑप्टिमम कैश बैलेंस शुड बी देयर इन द बिजनेस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऑप्टिमम का क्या मीनिंग है, कि एक ऐसा लेवल कि ना तो कैश ज्यादा हो, उसके भी कुछ नुकसान है, और ना ही कैश कम हो। तो ये
मेन पर्पस है हमारा कैश मैनेजमेंट को डील करने का। तो बिजनेस को हमेशा एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना चाहिए ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं कि कैश मैनेजमेंट है क्या। तो जो हम कैश मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो टर्म है कैश मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ कैश, इस टर्म के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो कैश का मीनिंग क्या सिर्फ कैश को ही मैनेज करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 2-3 चीजें हैं। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश, कि कैश का एक ऑप्टिमल अमाउंट, कि इतना कैश तो हमारे पास हमेशा रहना ही चाहिए, वो डिसाइड करना किसमें आता है? कैश मैनेजमेंट के अंदर। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस के अंदर हमें 2 लाख रुपीस तो हमेशा चाहिए, ये हमेशा हमारे पास होने चाहिए, तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल अमाउंट। अब ये अमाउंट ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ये हमने निकाल लिया कि इतना अगर अमाउंट हमारे पास रहेगा तो ये बेस्ट अमाउंट है। दूसरा, कीप द कैश बैलेंस एट ऑप्टिमम लेवल। अब देखिए यहाँ पे तो आपने 2 लाख रुपीस जो डिसाइड किया, ये ऑप्टिमम लेवल डिसाइड कर लिया। अब दूसरा ये भी मेन काम होता है कि ये जो ऑप्टिमम लेवल पे आपने जो कैश बैलेंस डिसाइड किया है, इसको मेंटेन रखना, कीप करके रखना या मेंटेन रखना, कि 2 लाख से ये कम ना हो। ये भी जिम्मेवारी बनती है कैश मैनेजमेंट के अंदर। आपने डिसाइड तो कर लिया 2 लाख रुपए, बट इसको कम नहीं होने देना हमने, क्योंकि अगर ये कम हो जाएगा तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक बार ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करना और फिर लगातार इस लेवल के ऊपर बने रहना, ये भी एक मैनेजमेंट का मेन काम है। और अगर फालतू का पैसा इकट्ठा हो गया है, उसको इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल मैनर के अंदर। अब 2 लाख से ऊपर अगर बाय चांस हो गया है, मान लो 4 लाख रुपए आ गए हैं कहीं से, तो चाहिए तो आपको 2 लाख था, ऑप्टिमम कैश बैलेंस 2 लाख होना चाहिए। तो इस 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा आपको मिले हैं, 4 मिल गया, 2 आपको रखना चाहिए था, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है उसको इन्वेस्ट करेंगे हम किसी न किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर, ताकि बैंक के अंदर सबमिट करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो उसको आप निकाल लो। तीसरा, हम सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहे, हम ये बात भी कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम द रिसीवेबल। अब देखिए, कैश की जरूरत हर एक को होती है, हर आदमी कैश से रिलेटेड है, कैश से कोई दूर नहीं है, पैसों से कोई दूर नहीं होता, सबको पैसे चाहिए। तो बिजनेस को सिर्फ ये अमाउंट डिसाइड करना यही नहीं है, बल्कि उसको इस तरह के भी एफर्ट करने चाहिए कि जो आपके रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल मतलब जो आपके डेटर्स हैं, उनसे जल्दी से जल्दी पैसा ले आए, लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और एफिशिएंट डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कि आपको पेमेंट भी टाइमली करनी चाहिए। तो इसका मतलब कैश की कलेक्शन भी टाइमली होनी चाहिए और कैश की पेमेंट भी टाइमली होनी चाहिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो बढ़िया रूप से चलता रहे, आपकी गुडविल बनी रहे, पेमेंट अच्छे ढंग से होती रहे, जो आपकी मैनेजमेंट है वो ढंग से काम करती रहे। तो 3 मेन हमारे कैश मैनेजमेंट के अंदर 3 मेन टारगेट है हमारे। सबसे पहला आपका टारगेट है कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश डिसाइड करना, कितना कैश हमें रखना चाहिए, और इस कैश का जो अमाउंट है, जो हमने ऑप्टिमम लेवल निकाला है, इसको हमने मेंटेन रखना है, और अगर फालतू में हो गया है तो उसको इन्वेस्ट कर देना है। थर्ड है कि हमें कैश को इकट्ठा भी जल्दी जल्दी करना है, और हमें पेमेंट भी इसकी बड़ी ही टाइमली करनी है, ताकि कोई भी नाराज ना हो। कैश का मीनिंग क्या है? देखिए, कैश में सिर्फ कॉइन्स नहीं आएंगे, कॉइन्स तो आएंगे ही, करेंसी नोट भी आता है कैश के अंदर। आपके पास जो कैश है, जो 500 के 2000 के नोट है, चेक आ जाएगा इसके अंदर, बैंक ड्राफ्ट भी इसी में आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, जो आपने थोड़े टाइम के लिए बैंक में पैसा जमा करवा रखा है, वो भी कैश के अंदर ही आएगा। तो कैश के अंदर क्या क्या आइटम आ जाएंगे? कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक, बैंक ड्राफ्ट और डिमांड डिपॉजिट, जो आपने थोड़े टाइम के लिए बैंक में जमा करवा रखा है। ना केवल ये आएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो नियर कैश एसेट्स हैं, जिनको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही जल्दी, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऐसी सिक्योरिटीज जो आपने थोड़े टाइम के लिए खरीदी थी और उनको बड़ी जल्दी आप विद इन सेकेंड आप ऑनलाइन उसको बेच सकते हो, आपको कैश मिल जाएगा। एंड टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, जो आपने थोड़े से लंबे टाइम के लिए डिपॉजिट्स करवा रखे हैं बैंक के अंदर, वो भी आप जल्दी निकलवा सकते हो, आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है। तो हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज को और टाइम डिपॉजिट विद बैंक को भी लेके चलेंगे जब हम कैश की बात करेंगे। तो अब बात आती है कि कैश को संभाल के रखना क्यों जरूरी है, आपके बिजनेस के अंदर कैश होना क्यों जरूरी है।
व्हाट इज द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश? तो सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। देखिए वैसे तो कैश आपको कोई अर्निंग नहीं देता। अगर आपके पास कैश पड़ा है तो उससे कोई अर्निंग नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास कैश मान लो तिजोरी में पड़ा है तो वो तो नॉन अर्निंग एसेट है। बट फिर भी बिजनेस के अंदर बहुत सारा कैश आपको चाहिए होता है। एक कैश का एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ऑप्टिमम एक लेवल होना चाहिए। वो किस किस रूप में काम आता है? सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। देखिए बहुत सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती रहती हैं। कुछ एक ट्रांजैक्शन से आउटफ्लो होता है और कुछ एक ट्रांजैक्शन से इनफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब कैश आपके पास आता है, आउटफ्लो मतलब कैश आपके थ्रू जाता है। तो आउटफ्लो कब कब होता है? जैसे कि आपने टैक्सेस दे दिया, डिविडेंड दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, वेजेस हो गई, परचेजेस हो गई, इंटरेस्ट दे दिया, तो ये सारे के सारे आउटफ्लो होते हैं। इससे पैसा बाहर निकलता है। इनफ्लो कैसे होता है? जैसे कि आपने कैश में सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट से आपको कोई कमाई हुई है और इनकम हो रही है, डेटर्स से आपको पैसा मिला है। बट अब होता क्या है कि आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों सेम टाइम पे नहीं हो रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आउटफ्लो ज्यादा होता है, इनफ्लो कम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनफ्लो ज्यादा होता है, आउटफ्लो कम होता है। तो इन दोनों के अंदर मैचिंग अगर होती कंप्लीट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इसलिए हमें कैश को रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, आउटफ्लो होता रहता है, इनफ्लो होता रहता है। तो इनके आपस में डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमारे पास कैश होना जरूरी होता है। सेकंड इज प्रिकॉशनरी मेजर। देखिए हर एक बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत कैश बैलेंस हमेशा रखना चाहिए सावधानी के तौर पे, ताकि अगर कोई कंटीजेंसी आ जाए, कोई ऐसी विपदा आ जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको, तो कैश आपके पास होना जरूरी है। हम एज ए पर्सनल ह्यूमन बीइंग भी अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे रखते ही हैं, अपनी जेब में कह लो या अपने पर्स में कह लो या वैलेट में कह लो, ताकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, वो अनसीन कंटीजेंसीज क्या हो सकती हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, स्ट्राइक हो गई, इंपॉर्टेंट कस्टमर आपका फेल हो गया, उसका दिवालिया निकल गया तो आपको घाटा पड़ गया। इसके अलावा डेटर्स हैं आपको पैसे नहीं दे रहे, बहुत स्लोली आपको पेमेंट कर रहे हैं, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी पैसों की। इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। इसके अलावा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो ये सारे कारणों के कारण आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसे हमेशा होने चाहिए, ताकि बिजनेस लगातार चलता रहे। फिर बात आती है प्रिकॉशनरी मेजर की। प्रिकॉशनरी के बाद आपका पॉइंट है स्पेकुलेटिव मेजर। देखिए बिजनेस में कुछ कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए रिजर्व के तौर पे, ताकि जब भी कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आई, तो टाइम टू टाइम आती रहती है, तो उनका फायदा उठाया जा सके। वो अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं? जैसे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है लो प्राइस के ऊपर, अगर आप तुरंत पेमेंट कर देते हो, तो अगर आपके पास पैसा पड़ा होगा तो आप पेमेंट कर दोगे। फिर कई बार क्या होता है कि मार्केट में जो सिक्योरिटीज हैं वो सस्ती हुई पड़ी हैं, मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, तो उस टाइम आप वो सिक्योरिटीज खरीद लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे कुछ। फिर उसके बाद कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो मार्केट में आपको सस्ती मिल रही हैं, अगर आपके पास कैश होगा तो आप उसको ले लोगे। तो दीज आर सम ऑफ द स्पेकुलेटिव मोटिव्स। अब बात करते हैं कंपनसेटिव मोटिव की। देखिए बैंक्स जो हैं वो आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, खासकर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है। ये जो बैंक है ये आपको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। तो ये जब आपको सर्विस देते हैं तो कुछ सर्विस ही आपको फ्रीली देते हैं, बट उसके बदले में ये आपसे क्या मांगते हैं कि आपको जो अपना बैंक बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसमें एक मिनिमम बैलेंस हमेशा रखना पड़ेगा। तो मिनिमम बैलेंस क्या हो सकता है? जैसे 10,000 रुपीज या 50,000 रुपीज आपको हमेशा रखने पड़ेंगे। अगर आपने देखा होगा, आप भी अगर एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाते हो तो 5,000 रुपए हमेशा आपको रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बैंक्स उनको काफी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। कुछ एक फैसिलिटीज तो वो फ्रीली दे देते हैं आपको। जैसे हमारा कॉलेज है, तो कॉलेज का जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई में है, तो आईसीआईसीआई बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटीज फ्रीली देते हैं। जैसे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ओवरड्राफ्ट है, आरटीजीएस करना है, नेफ्ट करना है, वो फ्री में क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको जो बैलेंस है वो उसके पास पड़ा रहेगा। तो एक मिनिमम बैलेंस जो रखना होता है, वो मिनिमम बैलेंस कभी आप निकलवा नहीं सकते, हमेशा आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो मान लो आपके 3 बैंक्स के अंदर अकाउंट है और
उन बैंक्स ने आपको मिनिमम बैलेंस की कंडीशन रखी हुई है कि 1 लाख रुपया तो आपको हमेशा रखना ही पड़ेगा। तो 3 बैंक के अंदर आपके 3 लाख रुपए तो हमेशा ही पड़े रहेंगे। तो ये भी एक मोटिव है, ये 3 लाख रुपए हमेशा एक रूप से आपके कैश के रूप में पड़ा रहेगा, सेफ पड़ा रहेगा। तो क्लाइंट जो है उस बैंक बैलेंस को नहीं छेड़ सकते। तो बैंक बैलेंस आपका ये 3 लाख हमेशा मिनिमम बैलेंस के रूप में रहेगा। तो इसलिए भी आपको ये कैश चाहिए होता है, ये बैंक बैलेंस आपको हमेशा चाहिए होता है। तो दिस इज द कंपनसेटिव मोटिव। तो दीज आर 4 मोटिव्स ऑफ द होल्डिंग कैश। अब बात करते हैं कि कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों कैश को मैनेज करना चाहते हो। पहला जो मेन मोटिव है वो है मेंटेनिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस। यही सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपने कैश को मैनेज करने की बात करते हो तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालना और उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया था कि 2 लाख रुपए बिजनेस को हमेशा होने चाहिए बिजनेस के पास कैश के तौर पे। अब इसको मेंटेन करके रखना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। देखिए, अगर आप ऑप्टिमम कैश बैलेंस नहीं रखते हो, अगर आप एक्सेस में कैश रखते हो तो उसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है। अगर आपके पास एक्सेस में कैश है तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसका फायदा उठा सकते हो, बिजनेस बढ़िया चलता रहता है, मैनेजमेंट जो है वो काफी रिलैक्स फील करती है, आप अच्छा फील करते हो कि कैश आपके पास अच्छा पड़ा है। तो इसके नुकसान क्या क्या हैं, ज्यादा कैश रखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपने कैश फालतू में रख रखा है इसको आप अगर कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको प्रॉफिट होता, तो वो प्रॉफिट आपको अब कम हो रहा है। तो ये एक्सेस कैश के नुकसान है। अब इसी तरह ज्यादा कैश के नुकसान होते हैं, उसी तरह इनएडिक्वेट कैश के भी नुकसान होते हैं। मतलब अगर आपके पास कम कैश है तो इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। पहली बात, नुकसान ये है कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते, आप अच्छी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा नहीं उठा पाओगे, मार्केट में आपकी गुडविल खराब होगी। अगर आप वेजेस की पेमेंट नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल की पेमेंट नहीं कर रहे, तो इससे आपका प्रोडक्शन भी रुक सकता है। दूसरा फायदा क्या होगा कि आप कैश बहुत कम रखते हो, तो फालतू जो एक्स्ट्रा जो कैश है वो आपने कहीं ना कहीं लगा दिया है, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो वही सेम चीज जो वर्किंग कैपिटल में थी वो सेम पॉइंट यहाँ भी लागू होता है कि अगर ज्यादा एक्सेस कैश होगा तो लिक्विडिटी तो बढ़ जाएगी बट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। बट अगर इनएडिक्वेट कैश है तो क्या नुकसान होगा, लिक्विडिटी तो कम हो जाएगी बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों ही पोजीशन से हमें बचना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम कैश होना चाहिए, या कह दो एडिक्वेट कैश होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका कैश ना तो कम है ना ज्यादा है तो उसके कुछ फायदे हैं। वो फायदे क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस प्रिवेंट्स इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। यहाँ इंसॉल्वेंसी आएगा। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो, कैश आपके पास हमेशा पड़ा रहता है, तो आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट नहीं होता। मतलब कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो इंसॉल्वेंट भी हो सकते हो आप, बट अगर आप टाइमली पेमेंट करते रहते हो, कैश आपके पास सही पड़ा है, तो आप कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होगे, मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो। अगर आपके पास कोई बल्क में ऑर्डर आया है या मार्केट में जो है प्राइस कम हो गया रॉ मटेरियल की या किसी और सिक्योरिटी की, तो आप उसको ले सकते हो। तीसरा, कंटीजेंसीज जो है उनको आप इजीली मीट कर सकते हो, जैसे फ्लड आ गया, जैसे आपका कोई कस्टमर भाग गया, या फिर कह लो कि मार्केट में रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो इन सबको आप इजीली मीट कर सकते हो। इसके बाद आप कैश डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तुरंत तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद है, क्रेडिटर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहते हैं, आपकी जो गुडविल है, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो मार्केट में अच्छी रहती है, लोगों को आपके भरोसा रहता है, तो आपको क्रेडिट भी टाइम पे मिल जाता है अच्छी कंडीशंस के ऊपर। फिर बैंक्स के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहते हैं, बैंक को भरोसा होता है कि आप पेमेंट कर दोगे, कैश आपके पास रहता है, आप इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट, वेजेस, मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी रहती है अगर आपके पास कैश प्रचुर मात्रा में है तो ये कुछ फायदे थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कैश मैनेजमेंट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमम लेवल पे रखना है।
देखिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो हमने निकाल लिया था कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है वो हमने निकाल लिया था, बट अब राइटर क्या कह रहा है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमम लेवल पे रखो। बहुत बार बार आप उसको ऑप्टिमम कैश बैलेंस को हमेशा कम रखो। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमने ज्यादा ही रखना होता है, तो इसको कम लेवल पे रखना होता है। ऐसा राइटर क्यों कह रहा है? क्योंकि कैश जो है वो नॉन अर्निंग एसेट है, उस पर कोई कमाई नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, आपने कैश फ्लो जो है वो इस ढंग से मैनेज करना है कि आपके पास जो डेटर्स से आपको पैसा मिलना है वो प्रॉम्प्टली मिल जाए। डेटर्स से आपने कलेक्शन जल्दी करनी है ताकि आपके पास पैसा जल्दी जल्दी आता रहे, और पेमेंट जो है वो भी आपने टाइमली करनी है। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस है उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा मिनिमम लेवल पे रहेगी, वो ऑप्टिमम कैश बैलेंस ज्यादा नहीं होगा। जैसे ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो 2 लाख रुपए आपने निकाल लिया, बट इसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे, ये हमेशा आपका 3 या 4 लाख पड़ा रहता है हमारे पास, तो इसका मतलब ज्यादा कैश पड़ा रहता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे ही कैश आए तो उसकी पेमेंट हो जाए जिनको भी हमने देना है, और कैश आएगा कहां से, डेटर्स से, तो वो भी टाइमली कलेक्शन उनकी होती रहे। तो अगर हम टाइमली पेमेंट करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट हो गया, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन हो गए, बैंक के साथ अच्छे रिलेशन हो गए, और अगर हम डेटर से अच्छा कलेक्ट करते हैं तभी हम टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। तो हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस को हमेशा मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन होगा, जल्दी जल्दी पेमेंट करो और उससे भी जल्दी आप डेटर से कलेक्ट करो। तो दीज आर द 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि कैश की जो नीड है या कैश का जो लेवल है वो उनको कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपका कैश कम या ज्यादा रखना होता है आपको। सबसे पहला फैक्टर है टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो की टाइमिंग का क्या मतलब है कि हमें कैश को क्यों मेंटेन करके रखना पड़ता है, हमें कैश को क्यों होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो जो है वो डिफरेंट टाइम पे होते हैं, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस होता है। कैश आउटफ्लो कभी हो रहा है, इनफ्लो भी कभी हो रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए हमें कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि आपका जब इनफ्लो हो रहा है तब आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो अगर आउटफ्लो आपका ज्यादा हो रहा है इनफ्लो से, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कैश चाहिए। अगर आप इसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपका इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा हो रहा है तो आप उस सरप्लस कैश को क्या करोगे वो भी आपको देखना होता है। तो आपको टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो अलग अलग होती है। अब हमें पता नहीं होता कि कितना कैश इनफ्लो होने वाला है, कितना कैश आउटफ्लो होने वाला है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैश फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो कैश फोरकास्टिंग के लिए आपकी टेक्निक है कैश बजट। तो आपको अगर पता करना हो कि हमारे को कितने मंथ में, कौन से मंथ में कितना कैश इनफ्लो होने वाला है और कितना आउटफ्लो होने वाला है, उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, कैश बजट। तो कैश बजट की जो टेक्निक है वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो कैश बजट बहुत जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए भी हमें कैश को मेंटेन रखना पड़ता है। अब जब आप कैश बजट जब बनाओगे तो कैश बजट बनाने से आपको क्या पता लगेगा कि कितना आपको कैश की शॉर्टेज होती है, कौन कौन से महीने में होती है और कितनी होती है, हाउ मच एंड फॉर हाउ मनी मंथ्स, कौन कौन से मंथ के अंदर आपको कैश शॉर्टेज रहता है, कौन से मंथ में आपको एक्स्ट्रा कैश मिला रहता है और कैसे। तो आपको कैश बजट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कितने महीनों तक आपको, कौन कौन से महीनों में आपको कैश की शॉर्टेज रहेगी, कौन से महीनों में कैश एक्स्ट्रा रहेगा और कितना अमाउंट कम रहेगा। तो अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब आपका कैश कम हो जाता है तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं कैश शॉर्टेज कॉस्ट। अगर आपका कैश कम हो गया है तो उसकी आपको कुछ लागत पड़ेगी, वो लागत इनडायरेक्टली रूप में बहुत ही ज्यादा पड़ती है। तो वो लागत क्या हो सकती है, पहली कॉस्ट आपको पड़ेगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि आपके पास पैसा कम हो गया है, आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपनी कुछ सिक्योरिटीज को बेचोगे, जो आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज पड़ी हैं, तो उसके ऊपर आपको कुछ कमीशन या ब्रोकरेज देनी पड़ती है, तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देनी पड़ती है। वो आपकी कॉस्ट किस वजह से आई, कैश कम होने की वजह से। दूसरा, अगर आप कैश को नहीं है आपके पास, अगर आप बोरो करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बोरोइंग के ऊपर, वो भी एक लागत पड़ रही है।
फिर पैनल इंटरेस्ट जो बैंक लगाता है, क्योंकि आपका कैश बैलेंस कम हो गया है, मिनिमम बैलेंस जो बैंक के अंदर आपको रखना होता है वो अगर आपने यूज कर लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये लागतें आती हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट रेटिंग आपकी खराब होती है, मार्केट में आपकी गुडविल खराब होती है, वो भी एक इनडायरेक्टली रूप से बहुत तगड़ी लागत है। फिर उसके बाद आप कैश डिस्काउंट नहीं ले सकते। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कैश की रिक्वायरमेंट की बात करते हो। तो इनकी भी लागत को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारी लागतें लगती हैं, इसलिए भी हमें कैश को मेंटेन रखना चाहिए। फिर उसके बाद बात आते हैं कैश एक्सेस कॉस्ट की। देखिए, अगर कैश कम होता है तो शॉर्टेज कॉस्ट लगती है जो हमने अभी की है, बट अगर कैश ज्यादा होता है तो एक्सेस कॉस्ट भी लगती है। वो एक्सेस कॉस्ट क्या है? अगर आपने कैश ज्यादा रख लिया अपने पास तो इस कैश को, ये कैश आपका आइडल पड़ा रहेगा, मतलब क्योंकि कैश जो है वो नॉन अर्निंग एसेट है, तो ये जो कैश है बेकार पड़ा रहेगा। तो क्या कॉस्ट आई? इस कैश को अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो उसके ऊपर आपको क्या मिलता? अर्निंग होती, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता, वो प्रॉफिट आपने खो दिया, तो वो भी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इस टाइम इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर कैश मैनेजमेंट कॉस्ट। देखिए, जब भी आप कैश को मैनेज करते हो तो ये कोई इजी टास्क नहीं है। जो बड़ी कंपनियां जो अरबों रुपए में खेल रही हैं, अरबों रुपए का जिनका टर्नओवर है, वो अपने कैश को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे क्लर्क्स को रखती है, अकाउंटेंट रखने होते हैं, आपको सीए रखना होता है, बहुत सारा स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, तो इनको आप सैलरी वगैरह आपको बहुत देनी पड़ती है। तो इस तरह से ये कॉस्ट भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप कैश को मैनेज कर रहे हो तो आपको ढंग से मैनेज करना चाहिए। फिर बात आती है अनसर्टेनिटी की। देखिए, कैश फ्लो जो है आप कभी भी 100% आप प्रोडिक्शन नहीं लगा सकते कि एक्यूरेटली आपने प्रोडिक्ट कर दिया है। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मार्जिन, एक्स्ट्रा कैश भी अपने पास रखना चाहिए। किससे बचने के लिए? अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अनसर्टेनिटी अगर मार्केट में बहुत ज्यादा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कैश अपने पास रखना चाहिए। फिर फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो इन इमरजेंट सिचुएशन। अगर इमरजेंसी को सिचुएशन आती है तो फर्म की क्या कैपेसिटी है मार्केट से बोरो करने के लिए। अगर अच्छे उसके रिलेशनशिप है बैंकर्स के साथ, उसकी अच्छी गुडविल है, तो उसको कैश जल्दी मिल जाएगा, तो फिर उसको कैश कम रखना चाहिए अपने पास। बट अगर मार्केट में उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, कैपेसिटी उसकी नहीं है अच्छी, तो फिर उसको ज्यादा कैश अपने पास रखना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है लिक्विडिटी को लेकर के और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि लिक्विडिटी ज्यादा रहे तो ज्यादा कैश रखना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी से उनको ज्यादा मतलब नहीं है, तो ज्यादा लिक्विडिटी अगर ज्यादा रखनी है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो ज्यादा कैश रखना चाहिए। बट अगर मैनेजमेंट कहती है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैश कम रखेंगे अपने ऊपर, अपने बिजनेस के अंदर। तो ये मैनेजमेंट के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि वो कंजर्वेटिव है या रिस्क लेने वाले हैं। फिर बात आती है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट अगर आपकी एफिशिएंट है, वो जल्दी जल्दी कैश इकट्ठा कर लेती है डेटर्स से और टाइमली पेमेंट कर देती है। देखिए, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि आपने फटाफट कलेक्ट करना है पैसा, किससे? डेटर्स से। जिनसे आपने पैसा लेना है उनसे तो जल्दी जल्दी ले लो, और जिनको आपने पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स को और इनको वेजेस को और क्रेडिटर्स को, इनको आप स्लोली पेमेंट करो ताकि पैसा आपके पास पड़ा रहे। तो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट जल्दी इकट्ठा करती है और पे लेट करती है तो इससे एफिशिएंट मैनेजमेंट इज देयर, तो फिर आपको कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द कैश नीड और लेवल ऑफ कैश। अब बात करते हैं कि कैश मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। कैश को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उसको डिवाइसेस या मेथड्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैश बजट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपने +1 +2 में बीकॉम अकाउंट्स के अंदर की हुई है। देन देयर इज कैश फ्लो रेशियोज। कुछ रेशियोज हैं जिससे पता लगता है कि कैश कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है सेल में, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में। कुछ रेशियोज हम डिस्कस करेंगे। देन बाउमल मॉडल है और लास्ट में मिलर और मॉडल है। तो देयर आर टोटल 5 मेथड्स। तो ये 2 मेथड जो हैं ये आपने किए हुए हैं, ये 2 मेथड न्यू मेथड है, और कैश बजट भी आपने किया हुआ है। कैश बजट के अंदर आगे 3 टेक्निक आएंगी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे।
तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बजट। देखिए कैश बजट जो है वो एक एस्टिमेट है कैश रिसीट्स का और कैश पेमेंट्स का। तो हम क्या कर रहे हैं, बजट का तो आपको पता ही है, हम बजट एक एस्टिमेट लगाते हैं, बजट के अंदर बजट हम पहले ही बना लेते हैं। तो कैश बजट में हम क्या एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी कैश रिसीट्स होने वाली है, कहाँ कहाँ से कैश आने वाला है और कहाँ कहाँ पेमेंट होने वाली है फॉर ए फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। वो एक महीना भी हो सकता है या एक साल के लिए भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कैश बजट। तो इससे हमें क्या पता लगता है कितना सरप्लस होने वाला है और कितना शॉर्टेज होने वाला है ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो आपको कैश बजट बनाने से क्या पता लग जाएगा कि कौन कौन से मंथ्स के अंदर आपके पास पैसा सरप्लस में रहेगा या शॉर्टेज में रहेगा और अमाउंट क्या होगा इसका, कि कितना पैसा आपके पास शॉर्टेज रहेगा या सरप्लस रहेगा। ये आपको किससे पता लग जाता है, कैश बजट से। तो कैश बजट के दो पार्ट होते हैं बेटा, पहला है कैश रिसीट और दूसरा है कैश पेमेंट। कैश रिसीट में क्या क्या आएगा कि आपको कहाँ कहाँ से कैश मिल रहा है। तो बेसिकली आपको कहाँ कहाँ से कैश मिलता है, कैश में सेल हो गया, डेटर्स से हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गई। और पेमेंट कहाँ कहाँ करते हो आप कैश की, पेमेंट में आप जैसे आपने परचेजेस के लिए पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स को आप पे कर रहे हो, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे के सारे खर्चे किसमें आएंगे, कैश पेमेंट के अंदर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है या यूटिलिटी क्या है कैश बजट की, कैश बजट हम क्यों बनाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो हमें पता लग जाता है कि फ्यूचर में कैश रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने वाली हैं, कि शॉर्टेज कौन कौन सी होने वाली हैं या किस महीने में आपको सरप्लस रहने वाला है। अगर शॉर्ट टर्म शॉर्टेज होने वाली है, अगर आपको शॉर्टेज का पता लग गया कि आपको शॉर्टेज होने वाली है, तो शॉर्टेज अगर लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेना पड़ेगा आपको। और अगर शॉर्ट टर्म शॉर्टेज जो आपकी शॉर्ट टर्म ही है, थोड़े एक दो महीनों के लिए शॉर्टेज है, तो फिर आप इसको शॉर्ट टर्म लोन से ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगती हैं कि आपकी फ्यूचर की कैश रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, कितनी शॉर्टेज रहने वाली है और इस शॉर्टेज को कहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए अगर आपको पता लग गया कि शॉर्टेज होने वाली है बिजनेस के अंदर, मान लो हमें पता लग गया कि अप्रैल महीने के अंदर हमें कैश की शॉर्टेज होगी, किससे पता लगेगा, कैश बजट से। तो ये जो हमें शॉर्टेज होने वाली है, इस कैश को हम लेंगे कहाँ से, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट लें या फिर किसी से उधार ले लें, कैसे करें, ये सारी की सारी चीजें हमें पता लगती हैं। तो हम अगर हमें पहले ही पता हो कि इस महीने में शॉर्टेज रहने वाली है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका फाइनेंस का सोर्स क्या होगा। थर्ड, हेल्पफुल इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश। देखिए यहाँ हमने शॉर्टेज की बात की थी, यहाँ हम सरप्लस कैश की बात कर रहे हैं। मान लो आपको पता लग गया कि जून महीने में आपके पास सरप्लस होने वाला है कैश का, कि आपके पास 2 लाख रुपए सरप्लस में आएंगे। तो इस 2 लाख रुपए सरप्लस को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये हमें पता लग जाएगा। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपको कहाँ से पता लगेगा, कैश बजट से। देन हेल्पफुल इन गेटिंग कैश डिस्काउंट। देखिए अगर आपको सरप्लस कैश का पता लग जाए कि हमें जून महीने के अंदर सरप्लस कैश रहेगा हमारे पास, तो उस सरप्लस कैश को आप किस लिए यूज कर सकते हो, जो भी आप परचेज करते हो फिर आप कैश में परचेज करोगे, क्योंकि कैश आपके पास सरप्लस में पड़ा है, तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। देखिए आपको जब कैश का पहले ही पता होता है, मैनेजमेंट को पहले ही पता होता है कि सरप्लस सफिशिएंट कैश जो हमारे पास कब अवेलेबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कैश की तो पूरी प्लानिंग पहले ही आपको पता ही है ना, कि कैश कितना आएगा कितना जाएगा, तो इस कैश के बेसिस पे आप एसेट्स को परचेज कर सकते हो। तो अगर आपके पास सरप्लस कैश नहीं हो, आपको पता ही ना हो कि कैश हमारे पास कब सरप्लस होने वाला है, तो फिर आप एसेट्स को खरीदने के लिए बाहर से लोन वगैरह लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी। देखिए डिविडेंड देने के लिए आपको कैश चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कैश नहीं है। मतलब कंपनी ने सारा प्रॉफिट कहाँ लगा दिया, या तो कोई फिक्स एसेट्स खरीद ली, या फिर उसने डेटर्स को ज्यादा उधार दे रखा है। तो ये कारण के कारण
आप क्या है, कैश आपके पास होता नहीं है, आप डिविडेंड दे नहीं पाओगे, उससे बहुत आपकी गुडविल खराब होती है, बहुत नुकसान होता है। तो अगर आपके पास कैश का आपके पास पूरा हिसाब किताब होगा पहले से ही, तो जब आपके पास सरप्लस कैश होगा या आपको पता होगा कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है, तो आप डिविडेंड आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टिव ओवर स्पेंडिंग। देखिए, कैश बजट बनाने से आपको पता लग जाता है कि हमारे पास कैश की क्या पोजीशन रहेगी आने वाले महीनों में, कैश सरप्लस रहेगा या डेफिसिट रहेगा। तो जब आपको सारी चीजें पहले ही पता होती हैं कि कहाँ कहाँ से कैश आना है, कहाँ कहाँ पे कैश जाएगा, तो आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हो। हमारी पर्सनल लाइफ में भी यही होता है, अगर हम पूरा हिसाब किताब रखते हैं अपनी सैलरी का, तो हम ओवर स्पेंडिंग नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि इतने पैसे आने हैं और इतने पैसे जाने हैं। इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कैश। देखिए, जब आपने पहले कैश बजट बना लिया, तो बजट जो है हम स्टार्टिंग में बनाते हैं बेटा, और फिर लास्ट में हम इस बजट को किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल कैश और पेमेंट जो आप करते हो, एक्चुअल कैश रिसीट और एक्चुअल कैश पेमेंट जो आपने किया है, इससे इनको आप कंपेयर करके देखते हो। जो भी डेविएशन आते हैं उसको, फिर जो वेरिएशन आए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हो और फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हो, तो काफी कंट्रोल रहता है कैश के ऊपर। तो दीज आर सम ऑफ द importance of the cash budget. So thank you so much for listening. नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग कैश बजट के कुछ टेक्निक्स करेंगे और बाकी टेक्निक्स जो है उनको भी कंप्लीट करेंगे। सो ये टॉपिक जो है वो डीके गोयल और शैली गोयल की बुक से करवाया गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बीकॉम फाइनल ईयर की बुक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।